नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जो हमारी श्रृंखला चल रही थी कि आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं 2020 तक, उनके सभी साइकोलॉजी के पेपर को हम हल करने वाले हैं। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये आज 5वां वीडियो है। कल वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज बात करते हैं कि बायोलॉजी 2011 में जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? तो वह है धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक, यानी अध्यापक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट निहित अर्थ क्या है? तो वह है अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में है, व्यक्तिक भिन्नता को पहचानने में है और कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में। अगला है, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो वहाँ शिक्षण का सूत्र होगा कि मूर्त से अमूर्त रूप में होगा। अगला प्रश्न है, कौन से शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध करना है? तो वह है अग्रिम संगठक। अगला है, कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित है? तो उपयुक्त हाव भाव होना चाहिए, विषय वस्तु की स्पष्टता हो, द्विमार्गी प्रक्रिया हो, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी भाषा जो है वो अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें कल से एक नया नवाचार करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो पेपर आरपीएससी ने डाउनलोड किए थे, पेपर आपको यहाँ पर वही सॉल्व करवाए जाएंगे, पर उनकी पीडीएफ जो है वो इस फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक चीज़ और है कि स्कूल मैनेजमेंट की क्लास आपकी कल से आएगी। हम उसमें भी यही करेंगे, पहले जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका पहले एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम उसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? यानी अधिगम की प्रकृति को सही निर्देशित कैसे करता है? तो अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों। अगला है कि कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? तो वह है आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक है? अधिगम स्थानांतरण में कौन सा सिद्धांत सहायक है? तो वह है मानसिक अनुशासन, समरूप तत्व और अर्थपूर्ण सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक है? यानी तकनीकी कौन सी है जो व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करती है? तो वह है दमन, प्रतिस्थापन और प्रतिगमन। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु अगर पृथक्करण आ जाता है तो वह संवेगों को नियंत्रण नहीं करती है। अगला है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा ही शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता कौन सी है? तो तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। अगला है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? तो वह है समायोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था का, कि समायोजन नहीं कर पाता है बालक। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण कौन सा है? तो वह है अनुदेशन। फिर अगला प्रश्न है कि प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम, ये आपको अच्छे से याद करना है। उद्देश्यों को पहचानना, फिर अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना, फिर उद्देश्यों का मूल्यांकन करा और अंत में अधिगम अनुभवों को सुधारना। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा क्या है? तो भाषा क्षमता ही इसकी मुख्य सीमा है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की किस दशक में शुरुआत हुई? 1960 के दशक में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत की गई थी। अगला है कि एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह किस रक्षा कवच का उदाहरण है? तो वह है प्रतिस्थापन का, क्योंकि उसे डांटा फिर वह अपने छोटे भाई को डांट रहा है, वह प्रतिस्थापन कर रहा है। अगला प्रश्न है अपना कि
एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो आनुवंशिकी और वातावरण दोनों ही किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। अगला है कि कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मकता से संबंधित है? तो वह है प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन। ये दोनों ही गुण सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं कौन सी है? तो वह है त्वरण और वर्धन। अगला है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है? तो वह है शीर्ष पदीय या आपादीय। अगला है कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत है? तो अधिगम संदर्भित है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अधिगम संदर्भ से रिलेटेड है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है और अधिगम सक्रिय क्रिया है। कंटिन्यू आप सक्रिय रहेंगे तो अधिगम अच्छे से होगा, परंतु अधिगम तात्कालिक नहीं है, तत्काल कोई अधिगम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? तो वह है उच्चारण की अनभिज्ञता। फिर अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पूछताछ यानी परिप्रेक्षा मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? जोजेफ जे स्वाब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि वैज्ञानिक पूछताछ परिप्रेक्षा मॉडल के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं जोजेफ जे स्वाब। फिर अगला प्रश्न है कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी है? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो एक तो इवान पेट्रोविच पावलाव है, E.L. थार्नडाइक है और B.F. स्किनर है। ये सभी व्यवहारवादी हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि व्यवहारवादी कौन कौन है? तो ये है। इसके साथ ही आप संज्ञानवादियों को भी याद करें। अगला कि कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो गुण है वो है चिंतन और अधिगम। अगला है कि किशोर अधिगम कर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित है? तो परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना और कल्पना करना। फिर अगला है कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? तो यह है कि अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, यह निर्मितवाद में सही है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त है? तो वह है सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना और स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। इस प्रकार से आपको ये आज 5वां पेपर सॉल्व करवा दिया है। आपको इन पेपर को 2 से 3 बार देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 2 से अगर आप 3 बार इन सब पेपर्स का रिवीजन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 बार आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। अगर ये रिवीजन हो जाता है तो 30 में से 27 या 28 क्वेश्चंस आपके सही होंगे और ये आपके पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।